बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी नई भैंस खरीदने के लिए किसी दूसरे गांव में गया और उसने एक भैंस खरीदी और अपने गांव की तरफ उसने सफ़र शुरू कर दिया। अब उसने भैंस का रस्सा पकड़ा हुआ था और वो जंगल से गुजरता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको एक आदमी मिला और उसने कंधे के ऊपर अपने एक डांग रखी हुई थी, मतलब एक स्टिक, छड़ी, लेकिन डंडा कह लें उसे। अब ये पुराने वक्तों में कोई वेपन नहीं होते थे कि जैसे कोई गन है कुछ और चीज़, तो जो डंडा होता था वही वेपन समझा जाता था। अब उस बंदे ने भैंस वाले को रोका और कहा ज़रा रोबदार आवाज़ कि ये भैंस मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। तो उस बंदे ने अपनी भैंस उसको दे दी कि ये तो वाकई मेरा सर फाड़ देगा और फाड़ने के बाद भी भैंस इसी की मलकियत होनी है, तो क्यों ना मैं इसको सुलह सफाई से भैंस इसके हवाले कर दूं ताकि अपनी जान बचाऊं। तो उसने भैंस उसके हवाले कर दी और फिर उससे कहा कि अब देखो, मैं इस भैंस को ख़रीद के लाया था और मैंने इसकी कुछ पेमेंट की थी। अब ये भैंस मैंने तुम्हें दे दी है, तो बदले में तुम मुझे अगर रकम नहीं दे सकते तो कम से कम ये डंडा जो है ये मुझे दे दो ताकि मेरा रास्ते में आगे काम आए। तो उस आदमी ने सोचा कि हाँ ठीक है, इतनी कीमती भैंस जब मैंने इसकी ले लिया तो डंडे की तो कोई कीमत ही नहीं है ऐसी। उसने डंडा उस आदमी के हवाले कर दिया। अब जैसे ही उस आदमी के हाथ में डंडा आया तो उसकी टोन भी चेंज हो गई। तो उसने कहा कि अब चुप करके ये भैंस वापस मुझे कर दो वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। अब वो आदमी भी डर गया क्योंकि दूसरे बंदे के हाथ में डंडा था। तो उसने उसकी भैंस वापस कर दी और पूछा कि अब तो मैंने तुम्हारी भैंस वापस कर दी तो डंडा वापस दे दो। तो उसने कहा ये अब नहीं हो सकता, ये भैंस भी मेरी है और डंडा भी मेरा है। तो इसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन मकसद ये बताना नहीं था कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस के पीछे क्या स्टोरी है। असल में इसमें जो दूसरा सबक है, मतलब माइट इज़ राइट के बाद जो सेकंड आप इससे थॉट ले सकते हैं, वो ये है कि मुश्किल हालात में आप किस तरह से अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं, अपनी दुख गम के ऊपर काबू पा सकते हैं या अपनी बैड सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं और अपने माइंड को ये सोचने पे लगाएं कि मैं किस तरह से इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकता हूँ। यानी ये जो प्रॉब्लम, मुसीबत, दुख, तकलीफ या कुछ भी ऐसा जिसमें आप फंस चुके हैं, तो इसमें से मैंने कैसे निकलना है। तो यही वो मौका होता है जब आप कुछ थिंकिंग कर सकते हैं, कोई बेस्ट डिसीजन कर सकते हैं, कुछ ऐसा आउटपुट निकाल सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। अदरवाइज़ आप सुबह से शाम तक जितनी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैं सुबह उठाऊं और मैंने ब्रश करना है, तो क्या मुझे इसके लिए कुछ थिंकिंग की ज़रूरत है? नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा कि मैं उठाऊं, मैंने ब्रश कर लिया। मैं नहाया हूँ, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। मैंने कपड़े पहने हैं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। मैंने गाड़ी निकाली है, ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं ऑफिस गया हूँ, खुद ब खुद हो रहा है। ऑफिस जाकर मैं बैठ गया हूँ, चाय पी है, रूटीन के जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, पीओ साइन हो रहे हैं, पीओ बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई जोर लगाने की बात नहीं, कोई थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, आईक्यू, जीनियसनेस कुछ भी नहीं है। ये सब की सब रूटीन की चीज़ें हैं जो रोज़ होती हैं और ख़ुद ब खुद होती हैं। अब इसी सिचुएशन के दरमियान एकदम से मीटिंग में किसी सीनियर ने या किसी कुलीग ने लेग पुलिंग कर दी और मेरे अपोजिट मुझे फंसाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, तो उस वक्त जो गुस्से से मेरा हाल होगा, तो वो सिचुएशन है जब मुझे कूल रहना है, कॉम रहना है, जब मुझे सोचना है कि ये जो कह रहा है मुझे इसका पॉजिटिवली कैसे रिप्लाई करना है, या मैंने इसमें से कैसे निकल के कुछ पॉजिटिविटी दिखानी है, या मैंने कुछ गुड वेलनेस शो करनी है। तो जब भी मुश्किल वक्त होगा, जब भी मुसीबत का वक्त होगा, वही वक्त आपके सोचने का और अपनी क्वालिटीज़ को जज करने का टाइम होता है। अदरवाइज बाकी के टाइम में
नॉर्मल टाइम होता है, वहाँ पे आप जो भी कर रहे होते वो आप नहीं कर रहे होते, वो खुद ब खुद हो रहा था, क्योंकि वो आपकी रूटीन होती है। तो जिस तरह से भैंस वाले ने भैंस खोने के बाद अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, हमेशा मुश्किल वक्त में ये सोचें कि मैंने अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा इस मुश्किल में किस तरह से करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।